Hello second year students, welcome back to my YouTube channel. So before I am going to start, I want to know how are you all? आप सब कैसे हो? जल्दी जल्दी करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप सब कैसे हो. So today we will talk about part 2 of rheumatic disorder. So let's start the part 2. So in part 2 here it is pathophysiology of rheumatic disease. Okay. Each of the rheumatologic disease exhibit unique pathophysiology feature. Each of the rheumatologic disease have unique pathophysiology features. As we read earlier that there are more than 100 types of rheumatic disease. तो हर rheumatologic disease का एक यूनिक एक अलग डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजिक फीचर्स रहता है. ओके, 3 distinct characteristics of pathophysiology includes 3 distinct characteristics of pathophysiology का क्या क्या है? Inflammation, autoimmunity and degeneration. Okay, so we will read in details one by one inflammation, autoimmunity and degeneration, but first we will know inflammation. Okay, so inflammation is a complex physiological process. Inflammation क्या है? ये हम लोग का बॉडी का एक complex physiological process है. Physiological process means you can say physical process. एक complex physical process है. Okay, जो हम लोग का बॉडी के अंदर होता है, mediated by the immune system. कौन मीडिएट करता है? हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम मीडिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन को. कब मीडिएट करता है? That occur in response to harmful stimuli like damaged cells or pathogens, also known as antigens. Okay, कब हम लोग का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन को मीडिएट करता है? जब हम लोग का बॉडी के अंदर कोई एंटीजेन और यू कैन से फॉरेन सब्सटेंसेस, कोई भी बाहर से कोई भी सब्सटेंस हम लोग का बॉडी के अंदर अगर एंटर कर रहा है डिजीज़ कॉज करने के लिए, तब हम लोग का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये मीडिएट करता है इन्फ्लेमेशन को. ओके, ताकि हम लोग का बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर पाए. इन्फ्लेमेशन इज मीन्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी बाय रिमूविंग द ट्रिगरिंग एंटीजन. तो इन्फ्लेमेशन क्या करता है? हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. कैसे प्रोटेक्ट करता है? बाय रिमूविंग द एंटीजन. जो एंटीजन हम लोग का बॉडी के अंदर एंटर किया है डिजीज़ कॉज करने के लिए, उसको रिमूव करके हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा. ओके, इन रेस्पॉन्स टू ट्रिगरिंग एपिसोड द एंटीजन स्टिमुलस एक्टिवेट्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडीज लाइक मोनोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स. तो जब हम लोग का बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, मीन्स इन्फ्लेमेशन को छोड़ो, मान लो जब हम लोग का बॉडी के अंदर कोई एंटीजन एंटर करता है, एंटीजन और या तो फॉरेन सब्सटेंसेस, कुछ भी जब हम लोग का बॉडी के अंदर एंटर करता है डिजीज़ कॉज करने के लिए, तब हम लोग का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है. और जब हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? एंटीबॉडी फॉर्म करता है. एंटीबॉडीज़ क्या है हम लोग का? मीन्स एंटीबॉडीज़ क्या है? हम सोच लो, ये हम लोग का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्ट करता है. कोई भी चीज़ जब हम लोग बाहर से जो अंदर में एंटर करता है डिजीज़ कॉज करने के लिए, ये एंटीबॉडी जो है वो रोकता है, हम लोग का बॉडी को डिफेंड करता है, मीन्स प्रोटेक्ट करता है. तो जब कोई एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंसेस हम लोग का बॉडी के अंदर एंटर करता है डिजीज़ कॉज करने के लिए, तब हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है. और जब हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तब क्या होता है? इम्यून सिस्टम फॉर्म करता है एंटीबॉडीज़. और कौन सा एंटीबॉडीज़ फॉर्म होता है? मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स. ओके, याद रखना अच्छी तरह से, कौन सा एंटीबॉडी फॉर्म होता है? मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ओके students, if you have any doubt then please clear it on comment box. Okay, when inflammation occurs, chemicals from the WBC are released into the blood or affected tissue to protect your body from foreign substances. जब हम लोग का इन्फ्लामेशन होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, तब क्या होता है? जब हम लोग का बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है ना, तब एक केमिकल्स रिलीज़ करता है. कौन रिलीज़ करता है? हम लोग का बॉडी का WBC मीन्स
वाइट ब्लड सेल, हम लोग का वाइट ब्लड सेल जो है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है। कहाँ पे रिलीज़ करता है? या तो ब्लड में रिलीज़ करेगा और या तो अफेक्टेड टिश्यू में रिलीज़ करेगा। मीन्स जहाँ पे इंज्योर्ड हुआ है, जहाँ पे अफेक्टेड साइट जो है, जहाँ पे अफेक्टेड हुआ है जो प्लेस, वहाँ पे एक केमिकल्स रिलीज़ करेगा। कौन रिलीज़ करेगा? वाइट ब्लड सेल। क्यों रिलीज़ करता है? ताकि हम लोग का बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर पाए फॉरेन सब्सटेंस से। ओके, फॉरेन सब्सटेंस और यू कैन से एंटीजन से हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। तो एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का बॉडी का WBC जो है वो एक केमिकल्स रिलीज़ करता है। कहाँ पे रिलीज़ करता है? या तो ब्लड में रिलीज़ करेगा और या तो अफेक्टेड साइट पे रिलीज़ करेगा। ओके, देन दिस रिलीज केमिकल्स increase the blood flow to the area of injury or infection and may result in redness and warmth। क्या कभी आप लोग ये नोटिस किए हो? क्या कभी आप लोग ये सोचे हो, जब हम लोग का कहीं पर भी, नोटिस तो किए होंगे ना आप लोग, कहीं पर भी जब हम लोग का इन्फेक्शन होता है तो वो एरिया रेड क्यों हो जाता है, और रेड के साथ साथ वार्म क्यों रहता है, गर्म क्यों रहता है वो एरिया? क्या कभी आप लोग सोचे हो ये बात? क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग का अंदर इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो रहा होता है, तब WBC जो है, वाइट ब्लड सेल जो है, वो एक केमिकल रिलीज़ करता है। कहाँ पे रिलीज़ करता है? या तो ब्लड में रिलीज़ करेगा और या तो अफेक्टेड साइट पे रिलीज़ करेगा, अफेक्टेड टिश्यू पे रिलीज़ करेगा, ताकि हम लोग का बॉडी प्रोटेक्ट हो पाए। ओके, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का बॉडी का WBC मीन्स वाइट ब्लड सेल एक केमिकल रिलीज़ करता है, और ये केमिकल जैसे ही वो जगह पे पहुंचता है जहाँ पे अफेक्टेड हुआ हो, जहाँ पे इंजरी हुआ हो, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फेक्शन साइट पे जैसे ही पहुंचता है, वो केमिकल्स पहुंचते साथ ही वो एरिया का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ करता है। वो केमिकल्स वो जगह में पहुंचते ही ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है, और अगर ब्लड फ्लो हम लोग का बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा है तो ओबियसली वो जगह तो रेड और वार्म होगा ही। तो इसीलिए हम लोग जहाँ, अगर हम लोग का इन्फेक्शन होता है कहीं पर, इसीलिए ही यही रीज़न है जो वो जगह हम लोग का रेड और वार्म हो जाता है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। When inflammation occur, chemical from the body's WBC are released into the blood or affected tissue to protect your body from foreign substances। जब हम लोग का अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, तब हम लोग का बॉडी का जो WBC है मीन्स वाइट ब्लड सेल है जो है, वो एक केमिकल रिलीज़ करता है। कहाँ पे रिलीज़ करता है? या तो वो ब्लड में रिलीज़ करेगा और या तो वो इंजर्ड एरिया में रिलीज़ करेगा, मीन्स अफेक्टेड साइट पे रिलीज़ करेगा। और जैसे ही वो केमिकल्स अफेक्टेड साइट पे पहुँचता है, वो एरिया का ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, और जैसे ही वो एरिया का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? रेडनेस हो जाता है और वार्म हो जाता है। ओके students, again I am repeating, if you have any doubt then please leave a comment in my comment section. Okay, next, the immunoglobulin antibodies form immune complexes with antigen। next फिर क्या होता है? जो हम लोग का immunoglobulin जो एंटीबॉडीज़ है, मीन्स एंटीबॉडीज़ मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। हम लोग का बॉडी को जो प्रोटेक्ट करता है, जो हम लोग का बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, ये मोनोसाइट और T लिम्फोसाइट। ओके, जो हम लोग का बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, ये जो एंटीबॉडी है ये क्या करता है? एक इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बिल्डअप करता है विथ एंटीजन मीन्स फॉरेन सब्सटेंस से। ओके, देन phagocytosis of the immune complexes is initiated। phagocytosis means engulfment। ओके, मीन्स हिंदी में कहा जाए तो खा जाना। ओके, कोई भी मतलब हम एंटीबॉडी जो है वो फॉरेन सब्सटेंस को एनगल्फ कर जाता है, मीन्स खा जाता है। ओके, जनरेटिंग एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। phagocytosis, next, phagocytosis produces chemicals such as leukotrienes and prostaglandins। याद रखना, phagocytosis कौन सा केमिकल्स रिलीज करता है? ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, अब ये ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स दोनों का ही अलग अलग रोल है हम लोग का बॉडी में। तो चलो देखते क्या रोल है। ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है? ल्यूकोट्राइन्स कंट्रीब्यूट टू द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस बाय अट्रैक्टिंग अदर वाइट ब्लड सेल्स टू द एरिया। ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है? जहाँ पे
जहाँ पे हम लोग का बॉडी में जहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा होता है, वो क्या करता है, ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है, जो हम लोग का बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल है वो अट्रैक्ट करता है, मीन्स अफेक्टेड साइट पे, अफेक्टेड जगह पे वो वाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट करके लेके आता है, ताकि वाइट ब्लड सेल जो है वो हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। वाइट ब्लड सेल क्या है, हम लोग का डिफेंस मैकेनिज्म है ना, प्रोटेक्ट करता है ना, वो प्रोटेक्ट कर पाए, वाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करता है टू द अफेक्टेड एरिया। ओके, देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या रोल रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट्स एज मॉडिफायर्स टू द इन्फ्लेमेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे काम करते हैं, वो एक मॉडिफायर की तरह काम करता है, मॉडिफाई करता है इन्फ्लेमेशन को। कैसे मॉडिफाई करता है, इन सम केसेस दे इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड इन सम केसेस दे डिक्रीज इट, मीन्स सिचुएशन के ऊपर काम करता है, मॉडिफाई करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कोई सिचुएशन में अगर ज़रूरत पड़े तो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करता है, और कोई सिचुएशन में वो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज़ कर देता है। ओके, मॉडिफाई करता है, कभी कभी वो इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करता है और कभी कभी इन्फ्लेमेशन को वो डिक्रीज़ करता है। तो बच्चों याद रखना, फैगोसाइटोसिस कौन कौन सा केमिकल्स रिलीज करता है, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। देखो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। ओके, फैगोसाइटोसिस कौन सा केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का दोनों का ही अलग अलग रोल रहता है। ल्यूकोट्राइन्स क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्टेड एरिया में अट्रैक्ट करता है ताकि हम लोग का बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर पाए, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, मॉडिफाई करता है इन्फ्लेमेशन को। कोई सिचुएशन में इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है और कोई सिचुएशन में इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देता है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये दोनों मिलके अगेन एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या एंजाइम कर रहा है, कोलाजिनेस। ओके, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगेन फिर से और एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, कोलाजिनेस। और कोलाजिनेस क्या है, ब्रेक डाउन करता है कोलाजन को। अब ये कोलाजन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोलाजन क्या है, विच इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ नॉर्मल जॉइंट। नॉर्मल जॉइंट के लिए कोलाजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। ओके, कोलाजन क्या करता है, हम लोग का जो जॉइंट को बिल्डअप करने में हेल्पफुल रहता है और जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखता है। कोलाजन जो है ये हम लोग का जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। ओके, अगर हम लोग का बॉडी के अंदर कोलाजन नहीं होगा देन जॉइंट वीक हो जाएगा, बोन्स हम लोग का वीक हो जाएगा। ओके, तो ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कोलाजिनेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है। पर ये कोलाजिनेस एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है, ये कोलाजिनेस एंजाइम क्या है, ये ब्रेक डाउन करता है कोलाजन को ब्रेक डाउन करता है। तो अगर ये कोलाजन को ब्रेक डाउन करता है, सोचो स्टूडेंट, कोलाजिनेस याद रखना, कंफ्यूज मत करना। ओके, कोलाजन इंपॉर्टेंट है हम लोग का नॉर्मल जॉइंट के लिए, और कोलाजिनेस क्या है, कोलाजिनेस एक ऐसा एंजाइम है जो हम लोग का कोलाजन को ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो कोलाजिनेस अगर हम लोग का बॉडी का कोलाजन को ब्रेक डाउन कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग का जॉइंट जो है वो वीक हो जाएगा। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है, कोलाजिनेस। और कोलाजिनेस क्या करता है, ब्रेक डाउन कोलाजन। कोलाजिनेस एंजाइम जो है वो कोलाजन को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो कोलाजन अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम लोग का जो नॉर्मल जॉइंट है वो अफेक्टेड होगा, नॉर्मल जॉइंट्स जो है वो वीक पड़ जाएगा। ओके, तो अगर नॉर्मल जॉइंट हम लोग का वीक पड़ जा रहा है दैट मीन्स हम लोग भी वीक पड़ जाएंगे। सो द रिलीज ऑफ एंजाइम कोलाजिनेस इन द जॉइंट कॉजेज एडिमा एंड प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये जो रिलीज होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, जो एंजाइम रिलीज होता है जो कोलाजिनेस जॉइंट में, वो क्या करता है, कोलाजन को ब्रेक डाउन करता है। इसीलिए क्या होता है ना, जॉइंट हम लोग का इडिमा हो जाता है, मीन्स फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है। ओके, जॉइंट एरिया में स्वेलन आ जाता है, एडिमा हो जाता है। एंड प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन मीन्स साइनोवियल मेम्ब्रेन का अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होना। ओके, एकदम अनकंट्रोलेबल, हद से ज़्यादा ग्रोथ होना। अब हद से ज़्यादा अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन ग्रोथ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है। तो
ये जो एंजाइम जो रिलीज हो रहा है, सो द रिलीज ऑफ एंजाइम कोलाजिनेस इन द जॉइंट, ये जो एंजाइम जो रिलीज हो रहा है कोलाजिनेस हम लोग का जॉइंट में, ये हम लोग का बॉडी जॉइंट का कोलाजन को ब्रेक डाउन कर रहा है। कोलाजिनेस क्या करता है, कोलाजन को ब्रेक डाउन करता है। तो हम लोग का जॉइंट का जो कोलाजन है, ये कोलाजिनेस उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, और कोलाजिनेस ब्रेक डाउन अगर कर रहा है, कोलाजन अगर हम लोग का बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, तो क्या होगा, इडिमा होगा, जॉइंट का जगह में इडिमा होगा, और प्रोलिफरेशन मीन्स अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगा, किसका, साइनोवियल मेम्ब्रेन का। ओके, सो इन पेशेंट विथ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जिसका भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, मीन्स बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फ्लामेशन, द इम्यून रिस्पॉन्स स्लोज डाउन टू नॉर्मल, उसका क्या होता है, जिसका बहुत क्रॉनिक स्टेज में पहुंच चुका हो इन्फ्लामेशन, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो उसका क्या हो जाता है, पूरा स्लो डाउन हो जाता है। नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, पूरा स्लो डाउन हो जाता है। फिर क्या होता है, जितना वो बढ़ते जाएगा इन्फ्लेमेशन, उतना ही हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो होते जाएगा, धीरे धीरे रिस्पॉन्स करते जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग का बॉडी का इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जा रहा है, तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ स्वेलिंग एंड जॉइंट पेन पैनस फॉर्मेशन अकर, तो ठीक होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रिसोल्यूशन, ठीक होने के बजाय क्या होगा, स्वेलिंग और जॉइंट पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और स्वेलिंग और जॉइंट पेन अगर बढ़ रहा है तो पैनस फॉर्मेशन होगा। पैनस क्या फॉर्मेशन होगा, पैनस फॉर्मेशन होगा। अभी पैनस क्या है, चलो देखते हैं पैनस क्या है। पैनस क्या है, proliferation of newly formed synovial tissue infiltrated with inflammatory cells। मैं पहले भी बोली थी, अगर कोलाजिनेस हम लोग का बॉडी के अंदर अगर कोलाजिनेस एंजाइम अगर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो कोलाजिनेस एंजाइम क्या करता है, कोलाजन को ब्रेक डाउन करता है। और कोलाजन अगर हम लोग का जॉइंट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, जॉइंट हम लोग का वीक हो जाएगा, और इडिमा होगा, और क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, हद से ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो वही पैनस फॉर्मेशन जो होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूली फॉर्म्ड साइनोवियल टिश्यू, हद से ज़्यादा साइनोवियल टिश्यू का ग्रोथ होगा, न्यूली फॉर्म होगा, हद से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगा साइनोवियल टिश्यू का। और वो जो ग्रोथ हो रहा है, जो न्यूली फॉर्म हो रहा है साइनोवियल टिश्यू, उसमें इन्फ्लामेटरी सेल्स भरा रहेगा, और इन्फ्लामेटरी सेल्स अगर भरा रह रहा है तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने का चांसेस रहेगा, ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा। अगर साइनोवियल टिश्यू ज़्यादा अगर फॉर्म हो रहा है तो, और उसमें अगर इन्फ्लामेटरी सेल्स है, इन्फ्लामेटरी सेल्स है मीन्स वो इन्फ्लामेशन होगा ही होगा, तो इन्फ्लामेशन तब हम लोग का बॉडी में ज़्यादा होगा। ओके, पैनस फॉर्मेशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज एंड इरोशन ऑफ बोन्स सून ऑकर। तो पैनस फॉर्मेशन जब होगा, पैनस जब हम लोग का बॉडी में फॉर्म होगा, तो पैनस फॉर्म होने से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज, हम लोग का जो जॉइंट कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रॉय हो जाएगा हम लोग का जॉइंट कार्टिलेज। एंड इरोशन ऑफ बोन, इरोशन ऑफ बोन मीन्स लॉस ऑफ बोन्स। ओके, लॉस ऑफ बोन्स, हम लोग का बोन्स लॉस होते जाएगा, मीन्स घिसते जाएगा। यू कैन से लास्ट स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। ओके, हम लोग का बोन लॉस होते जाएगा। ओके, अगर पैनस फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, पैनस फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, हम लोग का जॉइंट कार्टिलेज को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और इरोशन ऑफ बोन्स होता है, मीन्स लॉस ऑफ बोन्स होना स्टार्ट होता है, बोन लॉस होना स्टार्ट होता है। The immunologic inflammatory process begins when antigens are presented to T lymphocytes, leading to proliferation of T and B cells. Okay, तो immunologic inflammatory process कब हम लोग का बॉडी में स्टार्ट होता है। ओके, इम्यूनोलॉजिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इम्यूनोलॉजिकली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हम लोग का बॉडी में कब स्टार्ट होता है, व्हेन एंटीजेंस आर प्रेजेंटेड टू टी लिम्फोसाइट्स, जब एंटीजेन मीन्स फॉरेन सब्सटेंसेस जो हम लोग का बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है डिजीज़ कॉज करने के लिए, जब वो एंटीजेन टी लिम्फोसाइट्स का आमना सामना होता है, तब हम लोग का बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, तब असली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हम लोग का बॉडी के अंदर स्टार्ट होता है। ओके, टी लिम्फोसाइट्स क्या है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं,
फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, टी लिम्फोसाइट क्या है, हम लोग का बॉडी का एंटीबॉडी है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ओके, डिफेंड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म है टी लिम्फोसाइट्स, ओके, एंटीबॉडीज है एक टाइप का। तो एंटीजन जब टी लिम्फोसाइट का सामने आता है तब हम लोग का बॉडी का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है, और जब एंटीजन टी लिम्फोसाइट का आमने सामने होता है तब लीडिंग टू प्लॉरिफरेशन ऑफ टी एंड बी सेल्स, तब क्या होता है, टी और बी सेल्स भी प्लॉरिफरेट होता है, मीन्स बढ़ता है, ग्रोथ होता है टी एंड बी सेल्स। और टी एंड बी सेल्स क्या है, ये हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स इट इज़ ओके, ओके। बी सेल्स को दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, दूसरा नाम से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं, ओके। बी सेल्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स को हम लोग प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं, ओके। प्लाज्मा सेल्स आर अ सोर्स ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स, प्लाज्मा सेल्स क्या है, ये एक सोर्स है एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स, मीन्स एंटीबॉडी हम लोग का बॉडी के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सेल्स प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी सेल्स प्रोड्यूस करता है, जैसे मोनोसाइट हुआ, टी लिम्फोसाइट्स हुआ, ये सब, ओके। इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजेंस प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंड रिलीज एंटीबॉडीज, तो स्पेसिफिक एंटीजन का रेस्पॉन्स में एक एक एंटीजन के लिए प्लाज्मा सेल्स जो है एक एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ताकि एक एंटीजन से एक एंटीबॉडी हम लोग का एंटीजन, देखो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत करना, एंटीबॉडी जो है ये हम लोग का बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हम लोग का बॉडी के अंदर जो फॉर्म हो रहा होता है हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एंटीजन जो है वो बाहर से जो आता है, फॉरेन सब्सटेंस जो होता है वो जो बाहर से जो हम लोग का बॉडी में एंटर करता है डिजीज़ कॉज करने के लिए, ओके। तो लास्ट में क्या होता है, एक एक एंटीजन के लिए प्लाज्मा सेल्स एक एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ताकि एक एंटीबॉडी एक एंटीजन से लड़ पाए, ओके, फाइट कर पाए। एंटीबॉडी कंबाइन विद करस्पॉन्डिंग एंटीजन टू फॉर्म पेयर्स, एक एक एंटीबॉडी क्या करता है, कंबाइन करता है, कंबाइन हो जाता है एक एक एंटीजन से, ओके, ताकि वो लड़ पाए, हम लोग का एंटीबॉडीज जो है वो लड़ पाए एंटीजन से, और लड़ने से क्या होगा, हम लोग को वो प्रोटेक्ट करेगा, ओके। एंटीबॉडी हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक एंटीजन से कनेक्ट हो जाता है। द इम्यून कम्प्लेक्सेस बिल्डअप, उसके बाद क्या होता है, इम्यून कम्प्लेक्सेस बिल्डअप होता है एंड आर डिपोजिटेड इन द साइनोवियल टिश्यू और अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी। फिर ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस जो बिल्डअप होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है जाके लास्ट में, साइनोवियल टिश्यू में, और या तो अदर ऑर्गन्स इन द बॉडी, मीन्स अदर ऑर्गन्स मीन्स जहाँ पे अफेक्टेड हुआ हो, ओके, ट्रिगरिंग द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन दैट कैन अल्टीमेटली डैमेज द इन्वॉल्व टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब इन्फ्लामेशन होता है हम लोग का बॉडी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, तब क्या होता है ना, एक दो टिश्यू भी मीन्स आसपास का टिश्यू भी डैमेज होता है, उसके बाद फिर से रिगेन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, ओके। सो इन्फ्लामेशन इतना ही है। देन नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ लिए इन्फ्लामेशन, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई नो ये थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स था आज का क्लास, इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोगों का डाउट फिर क्लियर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट 3।